जय हिंद और नमस्कार सारा अभ्यर्थी मित्रों वनीय दर्शकगण ग्रोथ माउंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 5 जुलाई 2021 के प्रथम सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दो बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर दो सत्रों में हम लोग जो संपादकीय संशोधन है उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, जो कि आमतौर पर परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें से यह पहले सत्र में इंडियन एक्सप्रेस के एक अच्छे संपादकीय लेख के बारे में बात करेंगे, जो अपने आप में दूध क्षेत्र को हमारे सामने पेश करता है। दूध क्षेत्र का जो विश्लेषण है वो यहाँ बहुत ही अच्छा है। परीक्षा दृष्टि से भी यहाँ अगर विश्लेषण की बात करें तो ये विश्लेषण एकदम उच्च कोटि का है। देखेंगे सारी चीज़ें, वर्तमान परिस्थिति समझेंगे, साथ ही में भावी रणनीति क्या होनी चाहिए इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए, उसकी भी चर्चा यहाँ की गई है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल आज की यह चर्चा परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर टाइटल की बात करें तो लेट द मार्केट वर्क, यानी कि जो बाजार के जो कारक है, उसके जो परिबल है, उनके द्वारा किसी भी चीज वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की कीमतें जो है वो तय होनी चाहिए, वो यहाँ एक सार के रूप में लिखा गया है। चीज़ों को समझेंगे कैसे दूध के बाजार में जो है कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि अपने आप में दूध की कीमतों को तय करते हैं, उनका निर्णय करते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। ऑन द अदर साइड यहाँ प्रतीकात्मक मिल्ची एनिमल है और एक प्राइस राइज का लोगो है, ठीक है, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले यानी कि 2 या 3 दिन पहले ही अमूल का जो है अमूल के द्वारा एक घोषणा की गई और उन्होंने राष्ट्र भर में जो दूध के दाम है उनकी कीमतें जो है उनको बढ़ाया है, ठीक है। तो उसी के रिपरकशंस यहाँ आज पूरी मार्केट के ऊपर दिख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ में भी दिख रहे हैं, और साथ ही में जो यहाँ से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो कि अपने आप में इन्फ्लेशन होता है, उसको भी यहाँ देखेंगे कि कैसे ये इनको प्रभावित करता है। देखिए, दरअसल यह जो प्राइस राइज है आज हम मिल्क में देख रहे हैं, ये दरअसल डीजल की प्राइस राइज के साथ जुड़ी हुई है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा जो बयान जारी किया गया, उनके द्वारा जो ऑथेंटिक बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया, अधिकृत जिसे कहते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि यह जो कीमतों में जो वृद्धि की गई है वो तो थोड़ी सी मात्र है, मगर अभी भी हम लोग हमारे सप्लाई कॉस्ट को या लॉजिस्टिक कॉस्ट को भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई कॉस्ट यानी कि एक प्रकार से जो डीजल की जो लागत है वो यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है डीजल के दामों के साथ। तो यहाँ देखेंगे कैसे किन किन कारकों की वजह से आज दूध के दाम इतने बढ़ गए हैं, आगे चलकर भारत के लिए, वो अर्थतंत्र के लिए कैसे यह हानि कर सकता है। चीज़ों की शुरुआत करेंगे डिजिटल रेप्लिका से। इस पर्टिकुलर लेख की देखिए, डिजिटली इस टाइटल के साथ यह लेख छपा है, वाई द डेयरी सेक्टर नीड्स मोर प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि यहाँ डेयरी सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने की, उनको प्रमोट करने की बात की गई है। समझेंगे कि क्यों ये बिंदु पर बात की गई है। हालांकि दूध क्षेत्र में आज दिन तक जो सहकारी समितियां हैं वे निर्णायक रही है, उनका प्रभाव रहा है, तो आज क्यों अचानक से ऐसी बात हो रही है कि सहकारी समितियों की बजाय या सहकारी समितियों के साथ ही यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि निजी जो निवेशकार है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको भी आने दिया जाए, उनके लिए भी एक लाल जाजम जो है वो बिछाई जाए। देखेंगे, अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का करंट अफेयर्स के साथ तो जुड़ा हुआ है ही है, मगर उसके साथ अगर मेंस की दृष्टि से देखें तो जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी खंड के साथ जुड़ा हुआ, और इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, और इट्स अलाइड एक्टिविटीज में ही यह एनिमल रियरिंग आएगा, एनिमल रियरिंग, और एनिमल रियरिंग में भी या एनिमल हस्बेंड्री में भी मिल्ची एनिमल्स दोज हु प्रोवाइड मिल्क्स। तो इस प्रकार कुछ आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे की हम लोग बात करेंगे। ये पूरा लेख छपा है, बहुत ही लंबा लेख है, और साथ ही में एक अच्छा अपने आप में एक संशोधन भरा प्रबंध है। अब अगर सिग्नेचर एजेंडे की बात करें, हमारी जो कार्य शैली रहती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के तहत या इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, तो 3 चरण में हम लोग किसी भी संपादकीय लेख का विश्लेषण करते हैं। सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करते हैं, फिर बाद में लेख में जो दी गई महत्वपूर्ण बातें हैं, जो नई परिभाषाएं हैं, जो नए विचार है, उनका यहाँ हम लोग जो है अच्छी तरीके से विश्लेषण करते हैं, और साथ ही में
अगर लेख परीक्षा की दृष्टि से परिपूर्ण ना हो या उसमें कोई ऐसे कुछ बिंदुओं को ऐड करने की जरूरत उत्पन्न हो, तो हम लोग यहाँ उसे संशोधित तत्वों के रूप में तीसरे चरण में उसे समाहित करते हैं। तो कुल मिला के 3 चरणों में हम लोग चीज़ों को समझते हैं। मगर आज की बात करें विशेष करके तो 2 चरणों में हमें लेख को देखना है। सबसे प्रथम चरण है लेख का निष्कर्ष और बाद में लेख की महत्वपूर्ण बातें। शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए 3 विभागों में आज का यह जो लेख का निष्कर्ष है वो रहा है। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों, फिर उसके बाद लेख में इस क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है और आखिरी में लेख जो है वो एक उच्च कोटि का प्रबंध माना गया है। देखिए यहाँ चर्चा में क्यों है तो हम लोग यही देख लेते हैं कि ये दरअसल चर्चा में है क्यों। देखिए सबसे प्रथम अमूल द्वारा दूध के दाम बढ़ाए गए, जो हम सबको मालूम है, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले थे, जो बढ़ी हुई कीमतें थी जो लागू होने वाली थी, उसके बारे में या उसके आधार पर आज का जो लेख है वो आधारित है। फिर राष्ट्रीय समाचार बने दूध के दाम, क्योंकि हमें मालूम है कि दूध जो है वो हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, तो सारे क्षेत्रों को, सारे समूहों को दूध के जो कीमतें हैं वो प्रभावित करती है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रीय समाचार बने और संभवतः हो सकता है कि इससे जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि अपने आप में इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं, कि कंज्यूमर्स जो चीज़ें हैं उनका जो वेटेड एवरेज होता है वो इंडेक्स भी यहाँ प्रभावित होगा एंड इट विल एक्चुअली गो अप, यानी कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस राइजिंग है वो यहाँ से बढ़ेगा। एक तो डीजल की मार पड़ ही रही है, मगर उस डीजल की मार अब धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप में भी हमें नुकसान कर रही है, वो यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। अगर आज के वर्तमान सीपीआई की बात करें तो तकरीबन 6% से ज़्यादा है आज का सीपीआई, जो अपने आप में 4 से कम होना चाहिए। मगर इस महामारी के वर्ष में, इस संकट के समय में एनी हाउ आरबीआई ने 6% तक की जो है छूट लगाई थी, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रिडिक्शन किया था। मगर यहाँ आज सीपीआई 6 को क्रॉस ऑलरेडी कर गई है और इसमें भी रोज दिन प्रतिदिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है, सारे कंज्यूमर्स गुड्स है वो अपने आप में औसत महंगे हो रहे हैं, तो सीपीआई यहाँ निरंतर बढ़ेगा। तो यहाँ से चर्चा में आज का मुद्दा आया है अमूल की जो घोषणा की गई कीमतों में बढ़ोतरी करने की, वहाँ से आज का यह मुद्दा जन्मा है। प्लस आगे देखें तो दूसरा बिंदु है, जो कि वैसे आखिरी बिंदु है, 2 ही बिंदु समझने हैं। सबसे प्रथम हमें समझना है लेख का निष्कर्ष जो हमने समझ लिया, और दूसरा समझना है महत्वपूर्ण बात है, ये थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझेंगे। 3 बिंदु है। सबसे प्रथम मिल्क एंड इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है ऑपरेशन फ्लड एंड मिल्क प्रोसेसिंग, और तीसरा है स्ट्रेटजी अहेड। देखिए यहाँ 4 बिंदु देखने हैं, जिनको एक के बाद एक हम लोग देख लेंगे। यहाँ ऑपरेशन फ्लड जो है वो अपने आप में एक बिंदु में ही समझना है, एक कंटेंट में ही समझना है, और वहीं स्ट्रेटेजी अहेड भी सेम एज ऑपरेशन फ्लड हम लोग एक बिंदु में ही समझेंगे। 4 चरणों में यह प्रथम मुद्दा समझना है, यहाँ से शुरुआत होगी। देखिए सबसे प्रथम मिल्क यानी कि दूध को अगर हम देखें तो ये अपने आप में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में सबसे मुख्य है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया बुनियादी ज़रूरत भी है, तो सारे समूहों को, सारी आबादी को दूध जो है वो अपने आप में जो है प्रभावित कर सकता है, लोगों की मांगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों के परचेसिंग पावर को प्रभावित कर सकता है। तो देखेंगे, देखिए मिल्क जो है वो बिगेस्ट एग्री कमोडिटी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर दाम की बात करें, मूल्य की बात करें, तो दूध सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। The value, total value of milk is greater than the combined value of paddy, wheat and sugarcane। देखिए ये तीनों चीज़ें हैं और इनका प्रोडक्शन यहाँ भारत में बड़े पैमाने पर होता है, बल्क में होता है। तो अगर इन तीनों के कीमतों को साथ में मिलाया जाए, फिर भी दूध की अकेले की कीमत जो है पूरे वैश्विक उत्पादन की, वो अपने आप में ज़्यादा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मिल्क इज़ द बिगेस्ट कमोडिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दूध की यह जो दूध का प्रभाव है वो देख सकते हैं। दूसरा बिंदु है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। यस, वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स।
ठीक है। और यहाँ एस्टिमेट दिया गया है, अगर एक अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो हमारा सालाना उत्पादन मिल्क का या दूध का तकरीबन 208 मिलियन टन से अधिक है। ठीक है, सालाना उत्पादन। और जो दूसरे पायदान पर है यूएस, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा उत्पादक है दूध का भारत के जैसे ही, तो वो तो कोसों दूर है, और वो मात्र और मात्र सालाना 108 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। तो ज़्यादा गैप है रैंक 1 और रैंक 2 में। इंडिया इज एट फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विथ अबाउट 208 मिलियन टन्स, और यूएसए दूसरे पायदान पर है विथ अबाउट प्रोडक्शन ऑफ 108 मिलियन टन्स। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में गैप है। तो यहाँ से भारत की भी यह क्षेत्र की जो ताकत है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस क्षेत्र का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तीसरा बिंदु है डेयरी सेक्टर। ठीक है, कौन डोमिनेट करता है? तो सबसे प्रथम हमें याद रखना है, डेयरी सेक्टर जो है वो अपने आप में एग्रीकल्चरल सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। तो जैसे भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर में हाल है कि जो स्मॉल या एकदम आप कह लीजिए कि जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है विच डोमिनेट्स द एंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो यहाँ भी यही हाल है। मार्जिनल होल्डिंग डोमिनेट्स द डेयरी सेक्टर, यानी कि जो स्मॉल होल्डर्स है वे अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करते हैं। सबसे ज़्यादा स्मॉल होल्डर्स है जो मधेसी होते हैं उनके। और एवरेज, यहाँ एक नाप भी दिया गया है, एवरेज द साइज ऑफ हर्ड इज 4 to 5 एनिमल्स, यानी कि कोई भी एनिमल हस्बेंड्री करने वाला कृषक जो है उसके पास 4 से 5 मधेसी ही होंगे औसत। कुछ ही इसमें से बड़े होंगे, मगर औसतन 4 से 5 मधेसी ही होंगे। उनके दूधों का ही जो है वहीवट इन कृषकों के द्वारा किया जाता है। तो अपने आप में स्मॉल होल्डिंग है हमारा पूरा डेयरी सेक्टर, तो ये भी एक डेयरी सेक्टर का फीचर है। ठीक है, तो याद रखना है, इट इज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय स्मॉल होल्डर्स। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आजकल तो जो पैटर्न प्रिलिमिनरी में जो है आ रहा है कि 4 या 5 प्रश्नों में से हमें सॉर्ट आउट करने होते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ऐसे प्रश्नों में यह सारी चीज़ें बहुत ही हमें काम लगती हैं। और जो चौथा बिंदु है वो कहता है कि नो एमएसपी फॉर मिल्क। नो एमएसपी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, उनके जो है न्यूनतम दाम है, यानी कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है। मगर यहाँ मिनिमम सपोर्टिव प्राइस मिल्क के जो है तहत हमें देखने को नहीं मिलता, गैर हाजिर है। तो प्राइस ऑफ मिल्क इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, एंड विच आर दिस 2 मार्केट फोर्सेस? द वन इज डिमांड एंड द अदर वन इज सप्लाई। बट द करंट प्राइस राइज इज फ्रॉम सप्लाई साइड, जो मैंने आपको बताया, और जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा भी अधिकृत बयान आया कि हमने यह जो इजाफा किया है वो बहुत ही नाम मात्र का है, बहुत ही कम है, मगर असल में हम अभी भी हमारी सप्लाई कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ सप्लाई साइड से यहाँ दाम बढ़े हैं, और वो है डीजल के दामों की बदौलत। ठीक है, तो ये पूरी जो है परिस्थिति है, पूरा सिनेरियो है। अगर मिल्क को देखें, मिल्क को एक कमोडिटी के रूप में देखें तो ठीक है। प्लस अब दूसरा मुख्य बिंदु है जो कि ऑपरेशन फ्लड और मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में बात करता है। 3-4 बिंदु है, एक के बाद एक हम लोग देख लेंगे। देखिए, ऑपरेशन फ्लड, जैसे आपको मालूम है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था, और उसके तहत तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको ऑल टाइम हाई किया गया। तो वैसे ही स्ट्रेटेजी यहाँ मिल्क के प्रोडक्शन में भी लागू की गई थी सन 1970 के दशक में। और तब उसकी जो शुरुआत है वो गुजरात से हुई थी। ठीक है, गुजरात के आणंद के पास एक भाईलाल भाई पटेल थे, और उनको यह वर्गीस कुरियन मिले, और दोनों के विजन ने इस पूरे सेक्टर को बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड करके रख दिया, क्योंकि वे कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट लाए, और कोऑपरेटिव्स के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोक्योरमेंट की अमूल की स्थापना की, और अमूल ने भी बहुत ही ज़्यादा बिजनेस किया, इनफैक्ट आज भी कर रहा है। तो देखेंगे तो ऑपरेशन फ्लड इट वाज एक्चुअली अ स्ट्रेटेजी अंडर व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम दूध के उत्पादन के में इजाफे को या उसमें वृद्धि को हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। तो यह श्वेत क्रांति का एक भाग था, एक टूल था। इट स्टार्टेड इन 1970s, इट वाज अ स्ट्रेटेजी ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, एंड ऑपरेशन फ्लड एक्चुअली established the network of cooperatives, yeah, cooperative societies, which actually procure
मिल्क फ्रॉम फार्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू द कंज्यूमर्स। तो ये उसका काम था। यहाँ मगर एक बात हमें देखनी है कि 1970 की बात करें तो 1970 से 2020 यानी कि लगभग 5 दशकों के बाद भी आज परिस्थिति ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा मात्र 10% मिल्क ही प्रोक्यूर किया जाता है दूध के कुल उत्पादन का, मात्र 10%। तो ये अपने आप में कोऑपरेटिव्स के लिए बहुत ही कम है। और इतने दशकों में कोऑपरेटिव्स मात्र और मात्र इतना ही जो है एंगेज कर पाई इस सेक्टर में, वो भी एक चिंता का विषय है, वो भी एक चैलेंज है। तो ये हमें यहाँ नोट करना है। तो अगर कोई पूछे कि दूध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र प्रभावी है, कौन सा क्षेत्र डोमिनेटेड है, निजी क्षेत्र या सहकारी समितियाँ, तो निजी क्षेत्र उसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि सहकारी समितियाँ हैं, बिल्कुल है, मगर जो उनके द्वारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही कम। यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को। वो एक अलग सा मुद्दा है, वो रिफॉर्म की बात करता है। आज हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। किसी भी वक्त जो है समय मिला या ऐसा कोई मुद्दा आया तो हम लोग उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। मगर आज हम लोग यहाँ इस स्ट्रेटेजी के तहत ही देखेंगे कि वर्तमान सिनेरियो क्या है मिल्क का, और कैसे आगे चलकर इस दूध के उत्पादन को या दूध के क्षेत्र को और वृद्धि उसमें भरी जाए। फिर आगे देखें तो इंडिया नीड्स टू पुश पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। यस, कोऑपरेटिव्स का यह हाल है, तो 100% इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए भारत को या भारतीय सरकार को ऐसी रणनीति दाखिल करनी चाहिए कि जो निजी प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्पावर करे, उनको प्रोत्साहित करे। देखिए, अगर टाइमलाइन की बात करें इस सेक्टर का, तो 1991 के पहले इट वाज कम्प्लीटली क्लोज्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। यानी कि इसमें निजी निवेश की कोई जगह नहीं थी 1991 के पहले। 1991 के जो आर्थिक सुधार है उससे पहले। मगर आर्थिक सुधार में कुछ जो है निजी सेक्टर के लिए पार्शियली खोला गया। यानी कि कुछ अंशों में कह सकते हैं दूध के क्षेत्र को निजी प्लेयर्स के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। पार्शियली ओपनड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन द ईयर 1991। फिर बाद में कोई फेरफार नहीं था, जैसे सब चल रहा था वैसे सब चल रहा था। मगर इन 2003 द होल सेक्टर वॉज मेड डीलाइसेंस्ड। यानी कि किसी भी प्रकार की अनुज्ञा की अब जरूरत नहीं है। जो कोई निजी निवेशकार इस क्षेत्र में आना चाहता है, दूध के उत्पादन में, दूध से बनी चीज़ों के उत्पादन में अगर जो है वो अपना पैसा लगाना चाहता है, वो उसका व्यवसाय करना चाहता है, तो उसे पूरी छूट है। तो यहाँ से होल सेक्टर वॉज गोट डीलाइसेंस्ड एंड इट वॉज द रिजाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी मुद्दा ऐसा है जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है काम में आ सके या उपयोगी बन सके। तो 1991 के रिफॉर्म से पार्शियली इट वाज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर्स एंड फ्रॉम 2003 यानी कि 2003 द होल सेक्टर गोट डीलाइसेंस्ड। यानी कि कोई भी निजी निवेशकार अब इस क्षेत्र में आ सकता है, व्यवसाय कर सकता है। फिर उसके बाद देखें तो अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें मिल्क सेक्टर की, जो कि अपने आप में एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक सब सेक्टर है, तो हमारे पास यहाँ 2 समयकाल के अलग अलग आंकड़े हैं। सबसे प्रथम समयकाल है वित्त वर्ष 2004 से वित्त वर्ष 2015 तक, और दूसरा है वित्त वर्ष 2015 से 2021 तक, यानी कि वो थोड़ा सा नया है। अब अगर 2004 से 15 देखें तो इस क्षेत्र की वृद्धि थी 4.7% या 4.7%। मगर धीरे धीरे पिछले 6 वर्षों में यह वृद्धि में इजाफा देखने को मिला, और 2015 से 21 तक इसकी वृद्धि रही 6%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दूध का जो क्षेत्र है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ में है, कंटिन्यूसली पॉजिटिव ग्रोथ देख रहा है। और यहाँ हमें इस पॉजिटिव ग्रोथ रेट के लिए निजी क्षेत्र का आभार मानना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव से जो होना था वो हो गया 1970s के दशक में। एक बार पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया, वो हो गया, मगर फिर बाद में सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि वहाँ से कोऑपरेटिव्स के लिए मुमकिन नहीं था कि वो फिर से
इसमें इस क्षेत्र में एक नई जान भर दे, इस क्षेत्र को हाइक दे, वो पोटेंशियल है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो इसलिए हमने यहाँ वृद्धि देखी। फिर उसके बाद एक एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक संशोधन किया गया और उसके ऊपर एक अहवाल प्रस्तुत किया। देखिए उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। सारा अहवाल तो हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं होता, मगर उनके जो निष्कर्ष होते हैं वो जरूर महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ कहा गया है कि कैपेसिटी क्रिएटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 30 ईयर्स इज इक्वल टू कैपेसिटी क्रिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन 15 ईयर्स। देखिए अब इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष यही निकलेगा कि इस क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो अच्छा है। सहकारी समितियां भी रहनी चाहिए, मगर जो एक प्रकार से जो थ्रेशोल्ड है वो है प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार को दूध क्षेत्र की नीति बनाने में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, उनकी साझेदारी रखनी होगी, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो एनडीडीबी के द्वारा जिस रिपोर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं या की हमने, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राइवेट सेक्टर्स कोऑपरेटिव से कई गुना अधिक कार्यक्षम है, दे आर मोर एफिशिएंट। यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर है इज मोर एफिशिएंट देन कोऑपरेटिव्स। तो ये इसका निष्कर्ष निकलेगा। फिर बाद में देखें तो तीसरा बिंदु है जिसमें मैं स्ट्रेटेजी अहेड की बात करनी है कि ये तो ठीक है, सारी चीज़ें दूध का जो क्षेत्र है इत्यादि चीज़ें जो है वो तो सारी ठीक है, मगर अब आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ भी 2-3 बिंदु है जिनको हम लोग समझकर आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे प्रथम तो कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट प्राइवेट प्लेयर्स, जो हम लोग देखते आए हैं। आज भारत में सहकारी समितियों के साथ, अमूल जैसी सहकारी समितियों के साथ कई सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो दूध के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसकी वृद्धि में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। कुछ एक नाम मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं जिनको मैं जूम करने का प्रयास करूँगा और कुछ नाम हमें यहाँ देखने हैं। देखिए 4 नाम मैंने आपके सामने तैयार किए हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर्स है इस क्षेत्र के। सबसे प्रथम है हटसन एग्री जो कि तमिलनाडु बेस्ड है, या एग्री प्रोडक्ट्स कह लीजिए। फिर उसके बाद पराग फूड प्राइवेट लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र बेस्ड है। फिर उसके बाद प्रभात डेयरी है, वो भी महाराष्ट्र बेस्ड है। फिर हेरिटेज फूड है जो हैदराबाद बेस्ड है। ठीक है, तो ये कुछ एक बड़े प्लेयर्स है जो इस क्षेत्र में डोमिनेट कर रहे हैं, मगर इनमें से सबसे बड़ा जो है वो है नंबर 1 हटसन एग्री प्रोडक्ट, जिसे संक्षिप्त में HVP भी कहा जाता है। देखिए इसका गठन या इसकी स्थापना जो है वो हुई वर्ष 1995 में। ठीक है, इस समय जो फ्लूइड मिल्क मार्केट थी, फ्लूइड मिल्क मार्केट, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंगली डोमिनेटेड बाय कोऑपरेटिव्स। यानी कि अधिकतम उसके प्रभाव था कोऑपरेटिव्स का 1995 में, मगर तब उसकी स्थापना हुई, धीरे धीरे इसने इस क्षेत्र में अपना रूम बनाया और आज ये अच्छी तरीके से स्थापित है। आज इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो इट इज प्रोक्यूरिंग 32 लाख लीटर्स पर डे ऑफ मिल्क। 32 लाख लीटर्स पर डे ऑफ मिल्क पर डे, यानी कि प्रतिदिन। एंड द एंटायर कंपनी इज हैविंग 20 प्रोसेसिंग प्लांट्स या 20 प्रोसेसिंग प्लांट्स है। ठीक है, इनमें ये दूध का जो है प्रोसेस करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। और आज ये कंपनी एरे ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। मार्केट में मिल्क आता है, इनकी जो है इनका बटर मिल्क आता है, दही आता है, चीज़, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर इत्यादि चीज़ों में आज ये कंपनी डील कर रही है। बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सहकारी समितियाँ भले ही हो, वे अच्छा काम कर रही थी, कर भी रही है और करेंगी भी, मगर यहाँ साथ में प्राइवेट सेक्टर्स को भी हमें यहाँ प्रमोट करना चाहिए। तो ये फिर से एक बार इस क्षेत्र का रूपांतरण कर सकता है। फिर आगे देखें तो हमें देखना है कि मेनी स्टार्टअप्स आर प्रोमिसिंग एक्सपीरियंस ऑफ मिल्क, या दे आर एक्चुअली प्रोमिसिंग द एक्सपीरियंस ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्म टू होम। यानी कि एक फ्रेश मिल्क का आपको जो है एक अनुभव दिलाती है। आपको घर के बाहर भी नहीं निकलना है, मगर दे आर डिलीवरिंग फ्रेश मिल्क एट योर डोर स्टेप।
ठीक है, राइट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर्स डोर स्टेप। तो ये अपने आप में एक अच्छा विचार है। साथ ही यहाँ एक एग्जाम्पल है कंट्री डिलाइट, जो एक कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप है और इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये लाखों कस्टमर्स को, भारत में आज लाखों कस्टमर्स को मिल्क की डिलीवरी करती है, फ्रेश मिल्क की, राइट फ्रॉम फार्म टू होम। ठीक है, और साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड क्वालिटी टेस्टिंग किट्स, यानी कि दूध की गुणवत्ता कैसी है वो जानने के लिए जो किट्स आती है, जो यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने कंज्यूमर्स को वे प्रोवाइड करती है, ताकि उनके कंज्यूमर्स जब चाहे तब दूध की जो गुणवत्ता है वो नाप सके। ठीक है, तो अपने आप में ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को और प्रमोट करना चाहिए और ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स को भी लाना चाहिए। फिर उसके बाद देखें तो दूसरा बिंदु कहता है कि वर्क टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन ऑफ मिल्क सप्लाई चेन। यस, मिल्क सप्लाई चेन बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लाई चेन है, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है सबसे पहले, प्लस पूरे देश में यह दूध को कैसे पहुंचाया जाए बिना उसकी गुणवत्ता को हानि किए। यानी कि द सप्लाई चेन शुड बी सपोर्टेड बाय द कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। मात्र और मात्र सप्लाई चेन नहीं चाहिए, मात्र और मात्र वेयर हाउस नहीं चाहिए, मात्र और मात्र लॉजिस्टिक जो इंटरमोडल कंटेनर्स है वो नहीं चाहिए, मगर वे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स चाहिए, वेयर हाउस भी कोल्ड स्टोरेज वाले चाहिए। तो ये सारी अपने आप में पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ एक कंपनी है जो कि स्टेलैप्स टेक्नोलॉजीज के नाम से काम करती है और ये अपने आप में इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र का पूरा डिजिटलीकरण करने के लिए कायम है या कटिबद्ध है। यह करेगी क्योंकि आज दिन तक इसने मिल्क प्रोक्योरमेंट को डिजिटाइज कर दिया, कैटल हेल्थ को कर दिया, मिल्क टेस्टिंग को कर दिया, एंड जो पूरी कोल्ड चेन है उसका भी मैनेजमेंट, उसका भी प्रबंधन जो है वो सारा का सारा डिजिटल कर दिया। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। करंटली इट इज डीलिंग विथ 11.5 million liters of milk annually, 11.5 million liters of milk annually in approximately 35,000 villages of India। ठीक है, तो बड़ी हो रही है कंपनी, मगर इसका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, पूरा का पूरा डिजिटलीकरण करना, और ये अपने आप में कॉस्ट को भी कम करेगा और मिल्क की गुणवत्ता राइट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन भी बनाए रखने में मदद करेगा। फिर आगे देखें तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, रिपोर्ट 2050, और वो पब्लिश हुई है इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्योंकि मिल्क की अगर बात करें, मिल्क उत्पादन की, तो यहाँ फॉडर की भी बात आती है, क्योंकि मिल्ची एनिमल्स जितनी अच्छी गुणवत्ता का फॉडर लेंगे, जितना अच्छा ग्रीन फॉडर लेंगे, उतना ही अच्छा मिल्क आएगा, उतना ही ज़्यादा मिल्क आएगा। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये रिपोर्ट क्या कहती है, By 2030, 30% green fodder deficit. India will face 30% of green fodder deficit, यानी कि आज अगर हमें 100 किलो की ज़रूरत है तो 2030 तक वो 100 में से हमारे पास 17 ही होंगे, 30 किलो नहीं होंगे। ग्रीन फॉडर की बात यहाँ की गई है क्योंकि वो न्यूट्रिशन रिच होता है, मिल्क एनिमल्स के लिए अच्छा है, मिल्क के उत्पादन के लिए भी अच्छा है। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसका उपाय ये है कि वी नीड टू लीन टू द अप्रोच टुवर्ड्स हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो कि अपने आप को कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी ग्रास हो, यानी कि प्लांट्स हो, उनको बिना सोइल के उगाने में मदद करता है। बिना सोइल के उगाने की जो टेक्नोलॉजी है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मात्र न्यूट्रिशनल रिच वाटर ही रहता है, और जो दूसरी लहर होती है जो कि प्लास्टिक की या अन्य किसी भी पदार्थ की बनी होती है, उनका उपयोग करके सीधा बिना मिट्टी के जो है क्रॉप्स को, प्लांट्स को उगाया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर अब पूरा निर्भर है, क्योंकि ओवरऑल वी आर एक्चुअली वाटर डेफिसिट कंट्री। यहाँ भारत में पानी जो है वो कम है, तो यहाँ ऐसी तकनीकें बहुत ही काम हमें लगेगी। साथ ही में पानी तो बचाएंगी ही, मगर उत्पादन जो है वो भी अच्छा देगी। उसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोग्रीन्स नामक कंपनी है, जो कि एक एग्री टेक स्टार्टअप है जो अपने आप में इसके ऊपर काम कर रहा है, और आज दिन तक इसने भारत में अपने 130 यूनिट्स को भी इंस्टॉल कर दिया है। तो 130 जगह पर अलग अलग हाइड्रोपोनिक्स की मदद से फॉडर को उगाया जा रहा है, या फार्मर्स को जो है प्रकार से
एक एम्पावर किया जाता है, एंथुसियाज्म उसमें भर दिया जाता है फार्मर्स में कि आप हाइड्रोपोनिक्स की मदद से अपना फोडर उगाए। फिर उसके बाद देखें तो एक सेक्स्ड सीमेंट टेक्नोलॉजी है जो कि अपने आप में रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है मिल्ची एनिमल्स के। देखिए क्या होता है इसमें, प्रीडिटरमिन्ड किया जाता है जो ऑफस्प्रिंग्स आने वाली है गाय की या किसी भी मिल्ची एनिमल की, गाय हो चाहे भैंस हो, तो उनकी ऑफस्प्रिंग्स जो है वो तय की जाती है बाय सॉर्टिंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम ए नेचुरल स्पर्म। ठीक है, जो कुदरती वीर्य होता है सांड का, उनके ऊपर तकनीकी जो है प्रक्रिया से एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को अलग किया जाता है और यही क्रोमोसोम दिया जाता है जो फीमेल का हो, यानी कि मिल्ची एनिमल्स का रिप्रोडक्शन बढ़ाने की यह तकनीक है। ठीक है, आर्टिफिशियल है मगर बेहतर है, अच्छी है। इससे क्या होगा, जो अधिकांश जो सांड है, जो एक्सेस है, ज़्यादा है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो उनका जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भार दिया जाएगा गायों के या भैंसों के जन्म के ऊपर, नहीं कि मेल के जन्म के ऊपर। तो यहाँ हेल्प्स इन प्रीडिटरमिनिंग सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, करंट कॉस्ट इज हाई। भले ही यह टेक्नोलॉजी अच्छी है मगर वर्तमान टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हाई है। मगर फिर भी महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच प्रमोट्स आर्टिफिशियल डिटरमिनिंग ऑफ सेक्स। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र इज प्रमोटिंग, तो ये बात हमें यहाँ याद रखनी होगी। फिर उसके बाद देखें अपशॉर्ट ऑफ ऑल दिस, यानी कि यह सारी चीज़ों के अलावा जो दाम है, जो कीमत है दूध की, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा तय की जानी चाहिए। इट शुड बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, जो बाजार के बल है उनके द्वारा। मेनली देयर आर डिमांड एंड सप्लाई विथ मार्जिनल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव्स। सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट का, मगर मार्जिनल मिलना चाहिए, अन्यथा जो मार्केट फोर्सेस है वे भले ही दूध की कीमतें तय करें। प्लस मेजर फोकस जो हमारा है वो दामों को बढ़ाने घटाने का नहीं है, मगर मेजर फोकस हमारा क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए मिल्क प्रोडक्शन के साथ। मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़े, कैसे हम उसमें इनोवेशन लाए, कैसे इसका डिजिटलीकरण हो, कैसे जो पूरी सप्लाई चेन है उसका डिजिटलीकरण हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ हमें हमारे इनोवेशन से उसको ट्रिगर करना चाहिए। देखिए 3 बिंदु है जो हमें यहाँ देखने हैं। सबसे प्रथम है इनोवेशंस टू कट कॉस्ट डाउन। यस, नई नई तकनीक, नई नई ऐसी चीज़ है जो अपने आप में कॉस्ट को डाउन करे। मिल्क की, यानी कि जो हाइड्रोपोनिक्स की बात करी, तो हाइड्रोपोनिक्स में पानी नहीं लगता या मिट्टी नहीं लगती या जगह नहीं लगती उसको उगाने की। पानी लगता है मगर कम मात्रा में, तो इरिगेशन की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, जो पीस ऑफ लैंड यूज हुआ था उसकी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी, विच विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स, क्योंकि सरकार को जो कृषकों की आय है वो भी 2 गुना करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों तक हम लोग इनोवेशन से पहुंच सकते हैं। प्लस इट ऑल्सो एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड क्वालिटी। हमारी नीति ऐसी नहीं चाहिए जो खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखे और दूध की गुणवत्ता को भी बरकरार रखे, उनको कम न होने दे। और तीसरा, हमारे मिल्क को या मिल्क प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में भी मददरूप रहे, ऐसी नीति यहाँ आज के समय की मांग है। तो यही पूरी चीज़ें थी जो हमें आज देखनी थी। बहुत ही अच्छा लेख था, जैसे हमने शुरुआत में ही चर्चा की, अपने आप में एक संशोधन पूर्ण था, परीक्षा के लिए भी अच्छा है। इसमें से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रश्न निकलते ही है, मगर मेंस का भी प्रश्न निकलने की संभावना यहाँ हमें लगती है। हमारे पास 2 मॉडल क्वेश्चन मौजूद है। सबसे प्रथम प्रिलिमिनरी का है, उसके बारे में देखेंगे और फिर बाद में मेंस की बात करेंगे। देखिए प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको चर्चा करनी है या विचार करना है। 4 कथन हमारे सामने हैं। सबसे प्रथम, भारत में दूध उत्पादन की अधिकांश प्राप्ति यानी कि प्रोक्यूरमेंट सहकारी समितियों के द्वारा की जाती है। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय दूध क्षेत्र संपूर्णतः अनुज्ञा यानी कि लाइसेंस मुक्त बना, यानी कि इट गोट डिलाइसेंस्ड इन द रिजाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। थर्ड, वित्त वर्ष 2015 से 2021 तक दूध क्षेत्र की वृद्धि 6% रही। और चौथा वाक्य कहता है कि एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अहवाल अनुसार निजी क्षेत्र ने
निजी क्षेत्र से सहकारी समितियों का प्रदर्शन बेहतर है। तो आपको इन कथनों को पढ़ना है, इनके ऊपर विचार करना है और इनमें से जो सत्य है उनको चुनना है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए कहता है चारों के चारों सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल एक और दो सत्य है। ऑप्शन सी कहता है केवल दो और तीन सत्य है। एंड ऑप्शन डी कहता है मात्र तीन और चार सत्य है। तो इनका सही जवाब देने का प्रयास आपको करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद कमेंट सेक्शन में पिन अप किया जाएगा। प्लस यहाँ से मेंस का भी एक क्वेश्चन निकल सकता है जो मॉडल हमारे पास है। जैसे आप देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग बात करेंगे। सबसे प्रथम हिंदी में बात करें तो भारत में दुग्ध क्षेत्र का वर्तमान चित्र दीजिए व क्षेत्र वृद्धि के लिए भावी नीति की चर्चा कीजिए। डिस्कस करंट सिनेरियो ऑफ इंडियाज मिल्क सेक्टर एंड ऑल्सो डिस्कस फ्यूचर स्ट्रेटेजी फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। तो इसको आपको आपके शब्दों में लिखना है। मुझे लगता है कि इस मुख्य परीक्षा के प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर, जो चीज़ें हमने यहाँ आज डिस्कस की, जिनकी चर्चा की, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा निजी मानना है। आप भी इस पूरे उपाख्यान का आनंद लीजिए, परीक्षा में आपको उपयोगी होगा। हम लोग मिलेंगे अगले जो है संपादकीय लेख के आज के सत्र में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।